सभी भाइयों को राम राम। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज भाई को साथ में लेके आए हैं अब इसका जो एक्सपीरियंस है वो जानने के लिए। तो भाई है गणेश नेपाल से, इसके बारे में जानेंगे हम लोग पूरा डिटेल में। ये नेपाल से कहाँ गया था और कहाँ का इसके पास एक्सपीरियंस था, फिर वहाँ से ये माल्टा में कैसे आया। तो भाई की पूरी जर्नी जानेंगे, वीडियो में बने रहना। जो भी भाई चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएँ। तो चलो भाई ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कौन सा कंट्री? मेरा नाम है गणेश। सो मैं हूँ नेपाल से। सो फर्स्ट टाइम मैं नेपाल से दुबई में आया था। तो वहाँ पे रहा था मैं 6-8। उसके बाद मैंने कुछ अपना दोस्त लोग आए हुए देखा। तो यूरोप का माल्टा का कंट्री। सो वहाँ से मैंने थोड़ा ट्राई करने के लिए समझ गया। उन लोग से थोड़ा बात किया। उन लोग ने पूछा क्या कैसे जाते हैं वहाँ से, वहाँ पे यूरोप का माल्टा में कैसे जाना है। तो मैं था दुबई में। तो फिर मैंने पूछा, वो लोग ने सजेशन दिया ऐसा करके आ जाओ। तो मैंने वहाँ से एक कंसल्टेंसी पकड़ा। तो वहाँ से कंसल्टेंसी पकड़ने के बाद मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे पूछा कितना चार्ज है फर्स्ट में परचेस की चार्ज। तो 2000 दिरहम। ओके, तो मैं आपको अभी रुकना चाहूँगा इसमें। पहले आप दुबई का जर्नी बताओ थोड़ी सी कि आप पहले दुबई से पहले आपने कहीं का और काम किया था नेपाल में? मैं नेपाल में भी किया था और इंडिया में भी किया था। ओके, तो वहाँ पे क्या काम करते थे, थोड़ा आइडिया थोड़ा सा? मैंने इंडिया में किया कोठी में हाउस में। तो वहाँ पे मैं खाना भी बनाता था और साफ़ सफाई का काम भी करता था। ओके, फिर तो उसके बाद आप? उसके बाद मैं 6 साल मैक्सिमम 5 इयर्स में उधर काम किया। तो मैं घर जाना आना रहता था। तो पर एड्स में एवरी एड्स में मैं घर जाता था फिर आता था। तो वैसे फिर दुबई कैसे आए आप वहाँ से? वहाँ से मैं दुबई फर्स्ट में तो मैं वहाँ से गया नेपाल, रिटर्न नेपाल गए। नेपाल जाके मैंने अप्लाई किया था फर्स्ट में सऊदी का। वहाँ पे कुछ एजेंट लोग ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। तो सेकंड मेरा प्लान हो गया दुबई आने का। मेरा प्लान ही था अगर नहीं हुआ तो सेकंड टाइम मेरा दुबई आने का ही मेरा प्रोग्राम था, प्लान। ओके, तो दुबई के आने के लिए आपने कितना पे किया था? कितने साल पहले आप दुबई गए थे? मैं दुबई आया था 2017 में 26। ओके, 26 को मैं दुबई आया था। मोटा कितना खर्चा किया था उधर? खर्चा मान लो सब कुछ लगा के 1 लाख नेपाली। 1 लाख। ओके, तो फिर दुबई में आपने क्या काम किया, किस वीज़ा पे गए और कितने साल किया आपने? फर्स्ट में मैं क्लीनर वीज़ा में आया था। तो एक सप्लायर्स कंपनी था, तो उस कंपनी में आया था। तो वहाँ पे मैंने सब काम किया, क्लीनर से लेके हाउस कीपिंग, वेटर और ऑफिस बॉय, प्लस मैंने रिसेप्शन में भी काम किया थोड़ा बहुत। बैंक का रिसेप्शन में भी काम किया। तो लास्ट में वहाँ पे मैंने छोड़ा। फिर 2 सप्लायर्स था तो थोड़ा सैलरी इंक्रीज नहीं करता था। तो उस हिसाब से फिर अपना सेल्फ थोड़ा इम्प्रूव भी हो जाए तो सैलरी भी इंक्रीज हो जाए। मैंने डायरेक्ट में होटल में रमादा होटल में आया था। ओके, दुबई में? या दुबई में चेंज किया था मैंने। अच्छा, फिर उसके बाद आजमान आया था मैं दुबई से। ओके, तो उसके बाद फिर माल्टा के बारे में कैसे पता लगा? माल्टा के बारे में जब मैं वहाँ पे आया होटल में डायरेक्ट, तो वहाँ पे दोस्त लोग बन गया, राइट टाइम साथ में काम करते करते। तो वो आया। तो आने के बाद तो मेरे को तो कुछ न कुछ तो पूछना पड़ेगा, तो कैसे गया, कैसे क्या है प्रोसेस। तो उसको पूछा, उसने बताया जाओ ऐसा करो, मतलब फर्स्ट में इतना लगता है, सेकंड में इतना लगता है, थर्ड में इतना लगता है, वीज़ा आने के बाद लास्ट में इतना लगता है बोल के तो मैंने प्रोसेस शुरू किया। अच्छा, तो फिर वहाँ से बाय एजेंट आए हो आप, है ना? यस। तो एजेंट को स्टार्टिंग में पैसा दिया आपने? यहाँ? यस। तो प्रोसेस कैसे स्टार्ट किया उसने? पहले पैसा लिया पहले या फिर आप फाइल लगाया? सबसे पहले मैंने दिया अपना जो एमरेस आईडी है वहाँ का, बैक फ्रंट का और बैक का, और यूरोपास भी दिया। तो जो पासपोर्ट का जो पेज होता है, पासपोर्ट के अंदर जो फुल पेज मैंने उसको 36 जो भी पेज होता है, जितने भी फुल पेज पासपोर्ट का, तो मैंने PDF में स्कैन करके उसको मतलब व्हाट्सएप किया। ओके, पहले फर्स्ट में हम उधर जाके इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू में पास हो गए थे? पास हो गए, सेलेक्ट हो गए। उसके बाद फिर विजिट किया ऑफिस में।
तो जो आपका इंटरव्यू है वो हिंदी, नेपाली, इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज में लिया उन्होंने? इंग्लिश में लिया। इंग्लिश में। Yes. नेपाली में नहीं लेते? नहीं, हिंदी में? हिंदी में भी नहीं। पंजाबी? नहीं। कुछ नहीं, खाली इंग्लिश में ही इंटरव्यू लेते हैं। Yes. तो कैसे क्वेश्चन पूछे थे, थोड़ा आइडिया है कुछ? इंग्लिश में बोल दूँ? हाँ हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रीटिंग है, और तो मैं हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कुछ भी हो। तो उसके बाद फिर अपना वो पूछेगा, मैं हिंदी में बोलेगा, मतलब हिंदी में और इंग्लिश में भी। हाँ, मिक्स करके बोलो, मिक्स करके। प्रॉब्लम नहीं। तो वो है यूरोपियन ही है, गोरा। ओके उसने लिया था इंटरव्यू। ओके। सो उसने फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाम पूछा, व्हाट इज़ योर नेम, फिर मैंने नाम बोला। तो हाउ लॉन्ग हैव बीन इन दुबई, दुबई में कितना साल हो गए, कितना टाइम हो गए। तो ये पूछा। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा, वेयर आर यू वर्किंग बिफोर वेयर आर यू वर्किंग। ओके। सो फिर उसको मेरे आंसर दिया। तो ऐसा करके व्हाई यू चूज इन माल्टा। ओके। क्यों माल्टा आना चाहते हो? उसका मैंने दिया, बिकॉज माई फ्रेंड इज देयर, सो ही से इट्स गुड, सो इफ यू वांट टू कम टू हियर यू कैन कम, सो फॉर योर फ्यूचर फॉर योर सेल्फ इज बेटर फॉर यू। ऐसा करके तो मेरे को बोला दोस्त ने, ऐसे यही क्वेश्चन आंसर मैंने दिया उसको। ओके। और क्वेश्चन? इतना बस, इतनी ज़्यादा नहीं पूछा बस। फिर उसके बाद क्या बोला उस एम्प्लॉयर ने? उसने बोला बस ओके यू आर सेलेक्टेड। ओके, डायरेक्टली सिलेक्ट कर दिया। ये उसमें पेपर था, पेपर में बस उसमें लेके जो फेल होता है उसका अलग था ट्रिक, और जो पास होते हैं उसको अलग था। तो स्टैम्प भी उसमें सेलेक्ट और स्टैम्प भी। तो इंटरव्यू ऑनलाइन लिया था या फिर फेस टू फेस लिया? फेस टू फेस। दुबई में लिया, दुबई यूनियन में। ओके। क्राउन प्लाजा होटल। तो उसके बाद आपको कितना लंबा वेट करना पड़ा, कितना प्रोसेस किया, फिर अप्रूवल लेटर अप्लाई किया होगा ना उस? यस। उसके बाद फिर मेरा जो जितना भी डॉक्यूमेंट है, जो मैं पहले भी बताया ऑलरेडी, फुल पेज और CV, यूरो पास CV, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, इंग्लिश ID का फ्रंट और बैक, ये सब पूरा दिया मैंने। पूरे डॉक्यूमेंट्स उसको दिए PDF फाइल में। तो गाइस जितने भी डॉक्यूमेंट्स है PDF फाइल में जाएंगे, वो जितना भी उसका चार्ज होएगा फ़ोटो कॉपी करने का, PDF फाइल बनाने का, सब खुद का होगा, वो कोई कंपनी पे नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फाइल सबमिशन करवाई। तो उसके सबमिशन के टाइम कितना पैसा लिया उन्होंने आपसे? उसमें हम गए, फिर विज़िट किया ऑफिस। तो ऑफिस विज़िट करने के बाद तो सब कुछ डॉक्यूमेंट बाद में, फिर उन लोग को ऑफिस का जो है वहाँ के हेड, उसको व्हाट्सएप नंबर लिया था ऑलरेडी, लेकिन उसमें मैंने सब कुछ सेंड किया। उसमें सेंड किया, उसके बाद फिर 2000 दिराम फर्स्ट में। ओके, पहले 2000 दिराम दिया बिना कुछ प्रूफ के। इनको कुछ प्रूफ नहीं मिला था, कोई कुछ नहीं, खाली पेपर जमा करने के टाइम ही इनको 2000 दिराम पे करना पड़ा, क्योंकि फ़ाइल लगानी पड़ती है ना। इसकी जो फाइल बनती है वो बनानी पड़ती है उनको अपने अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद कब आपने पैसे दिया सेकंड वाला? उसके बाद मैंने दिया जो अप्रूवल लेटर भी बोलते हैं, अप्रूवल प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आया था, वर्क परमिट भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, सेम ही है, सेम है। तो उसके बाद तो वो कितने दिन बाद आया था? वो लग गया था 6 महीने। 6 महीना लग गया था अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर आने के लिए। फिर उस टाइम आपने कितना दिया? उस टाइम 4000 दिराम दिया। 4000 दिराम दिया इन्होंने उस टाइम पे। ओके, फिर नेक्स्ट उन्होंने मैं गया भी, वहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट लिया पूरा फुल, और प्रिंसिपल लेटर आने के बाद ऑफिस में गया डायरेक्ट। वहाँ जाके मैंने सब पूरा जितना भी डॉक्यूमेंट है लेके आया। फिर VFS के अपॉइंटमेंट डेट था। तो अपॉइंटमेंट वगैरह किसने ली VFS की? ये उस ऑफिस ने लिया। अच्छा, ऑफिस ने इनका सब काम किया, जो भी अपॉइंटमेंट लेनी थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स माल्टा से मंगवाए जाते हैं। एकोमोडेशन का आपका कैसे करवाया उन्होंने? अकोमोडेशन का पेपर लगवाया था कुछ या होटल बुकिंग लगाया? पेपर लगाए थे अकोमोडेशन के। अच्छा, उन्होंने लगवाया था? सब तो उन्होंने किया। ओके, जो भी चीज़ें थी पूरा इनके एजेंसी ने इनको करके दी। इनको होटल बुकिंग या एकोमोडेशन का कुछ खुद से नहीं करना पड़ा। इन्होंने खाली पेपर लेके वहाँ जाके वाफी मॉल में दुबई में सबमिशन करी। तो VFS में आप गए, तो फिर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? क्या कुछ क्वेश्चन हुए, इंग्लिश में हुए, हिंदी में हुए, क्या हुआ? उस टाइम तो कुछ भी नहीं हुआ, बस मैंने जितना भी डॉक्यूमेंट है तो मैंने सबमिट कराया। तो खुद को एक बात भी बोलता हूँ मैं, खुद को इंश्योरेंस और डोमी टिकट भी बनाना पड़ता है, खुद का अपना खर्चा डाल के।
ये भी इम्पोर्टेंट बात ओके, इंश्योरेंस खुद बनाया इन्होंने, बाकी अपॉइंटमेंट ticket। वगैरह उन्होंने खुद लिया, डमी टिकट फ्लाइट का खुद लिया, क्योंकि कोई भी जो कंपनीज है वो आपको एकोमोडेशन नहीं देती यहाँ पे माल्टा में, और ना ही आपको फ़्लाइट टिकट आना जाना देती है, इवन फूड भी नहीं देती। तो ये भाई से हम क्लियर करेंगे देते हैं या फिर नहीं देते हैं। ओके, तो भाई नेक्स्ट आप BFS का एक्सपीरियंस बताओ थोड़ा सा। BFS में वही डोमी टिकट और इंश्योरेंस और बाकी जो एजेंसी की से दिया हुआ था, जो वो सब लेके गए खुद। पेपर डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, सब पूरा जितना भी डॉक्यूमेंट में वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। उसमें लगा उस टाइम का बाद में, जिस टाइम मैंने सबमिट कराया तो 490 दिरहम लगा। BFS का फी लगता है ये गाइस, ये कोई एजेंट पे नहीं करता, ये खुद को पे करना पड़ता है। आपने पे किया खुद? मैंने आपने खुद ही पे किया है ना। Yes। ओके, तो आपके साथ एजेंट गया था BFS में या फिर नहीं? क्योंकि ये बहुत ही मेन सवाल है कि जैसे एजेंट बोलते हैं हम लोग आपको वीज़ा लगवा के देंगे, ये करके देंगे, वो करके देंगे, तो सुन लो भाई के मुँह से क्या बोलते हैं। गया था एजेंट अंदर? एजेंट कोई भी नहीं, मैं अकेला गया था। अकेला अंदर गया था? दुबई का वाफी मॉल का 2nd फ्लोर। हाँ, कोई भी BFS है दुनिया में, कोई भी BFS है, वहाँ पर कोई एजेंट नहीं जा सकता। खुद जो कैंडिडेट होता है, खुद जो बंदा होता है, उसको खुद जाना पड़ता है। ओके, तो फिर वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिए कि किस हिसाब से बात करते हैं, हिंदी, इंग्लिश? वहाँ पे इंग्लिश में बात होता है, इंग्लिश में बात होता है। बस डॉक्यूमेंट सही है तो बस ओके। तो कुछ आगे पीछे गड़बड़ है, कोई डॉक्यूमेंट और एक्स्ट्रा चाहिए तो वो लोग उसी टाइम बोलेंगे, बताते हैं। अगर वो सेम टाइम पॉसिबल है तो चलो सही है। और ये चीज़ बहुत केयरफुल करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट A to Z कंप्लीट करके देना पड़ता है, कंप्लीट करके देना पड़ता है। अगर उधर एक कुछ भी पेपर छूट गया तो बाद में आप लोग कोई परेशान होएगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट डेट मिलने के लिए मुश्किल रहता है। तो उस टाइम उस दिन की कोई काम नहीं बना एक पेपर से तो आपको अपॉइंटमेंट डेट फिर दूसरा देना पड़ेगा और टाइम आपको स्पेंड होएगा। ओके, तो फिर वहाँ से सबमिट करने के बाद BFS में डॉक्यूमेंट्स, कितने दिन बाद आपको ईमेल आया कि आपका जो कोरियर है वो आ रहा है? यस, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एक हफ्ते का, 1 वीक के अंदर में, विदिन 1 वीक के अंदर में बस पासपोर्ट आ गया। ओके, पासपोर्ट आ गया। वीज़ा स्टैम्प होके मैंने रिसीव किया। ओके, तो रिसीव किया तो आपको कुछ लग रहा था उस टाइम, क्या हुआ? उस टाइम थोड़ा मेरे को दर्द जैसा लग रहा था, डाउट वीज़ा स्टैम्प होके आएगा नहीं आया है या तो ओपन करके फिर कैसे पता लगा कि वीज़ा लग गया है? मैंने कोरियर को भी पूछा, वो था ओमैक्स, कुछ एरोमैक्स ऐसा कोरियर था, एरोमैक्स। तो उसने बोला, पता मतलब वो लोग को पता, इसलिए मेरे को थोड़ा फील हो गया, वो लोग को पता होता है वीज़ा ला के आया नहीं ला के आया। उसने फिर मेरे को बोला वीज़ा लग गया, फिर उसने खोल के दिखाया मेरे को, तो वीज़ा स्टैम्प होके आ गया। तो मैं खुश हो गया। ये खुश नहीं बात, बस कोई टेंशन नहीं है, बस वीज़ा ला के अभी बस जा सकता हूँ। ओके, तो फिर उसके बाद फ्लाइट टिकट वगैरह दोबारा करवाई होगी, क्योंकि आपने तो डमी टिकट लगाया था? डोमी टिकट था वो, तो डोमी टिकट अलग से उन लोग को दिखाना पड़ता है। उसके कितने दिन बाद आपने प्लानिंग किया यहाँ आने का, माल्टा में? उसके बाद तो क्योंकि मैं काम उधर ही कंटिन्यूस काम ही था, काम करते रहा था होटल में, तो वहाँ पे रिजाइन देना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो रिजाइन दिया, रिजाइन देने के बाद 1 महीना तक काम किया वहाँ पे। ओके, 1 महीना तक काम किया, फाइनल जो मेरा ड्यूटी था उस टाइम तक काम किया। तो उसके बाद में 2-4 दिन की बाद मैंने टिकट तो मैंने पहले बुक कर लिया था इधर के लिए। ओके, कितना दिरहम लगा उसका? मैं डायरेक्ट एमरेट्स फ्लाइट में आया था, तो उस टाइम का कॉस्ट लग गया था 2400 दिरहम। 2400 दिरहम, तो 2400-2500 समथिंग इनका टिकट जो है वो एमिरेट्स फ़्लाइट का हुआ। वो दुबई से 7 से 8 घंटे का फ़्लाइट है और डायरेक्टली यहाँ पे आता है। एक कंट्री है जहाँ पे वो स्टे साइप्रस, वहाँ पे स्टे करती है 1 घंटे के लिए। उसके बाद वो डायरेक्ट यहाँ पे आता है। तो ठीक है, इसके बाद आप एयरपोर्ट आए, तो एयरपोर्ट पे आपको कोई लेने आया, कोई जैसे कंपनी का आदमी या कोई और भेजा हो कंपनी? कोई मतलब आया है, लेकिन हमारा कंपनी का आदमी को नहीं आया। ओके, तो पहले से मेरे को जान पहचान था, जो एक ही होटल में काम करते, कुक भी ऐसे कुक था, उसका मतलब छुट्टी था, तो हम दोनों आ रहे थे। तो वो मेरा जो दोस्त है वो तो अलग से
अलग कोई दूसरा आदमी के थ्रू से आया। तो हम लोग मतलब एक ही होटल में काम करते हैं। तो दोनों हम साथ में आए थे। तो उसको तो मेरे जहाँ पे मैं काम करता था उससे भी काम करता था, जो पहले आया था, जो मेरे से बड़ा है। अच्छा। तो उसने रिसीव किया, कंपनी को कॉल किया, लेकिन वो बोल रहा है ये कैब पकड़ के इधर आ जाओ। तो ये कैब कौन सा होता है, क्या होता है, फर्स्ट में तो पता नहीं चलता है। और उसमें फिर अभी पता चला कि ये कैब में वो टैक्सी है, तो चार्ज ज़्यादा लेता है। तो मालूम पड़ा कि अब मेरा जो बड़े भाई आ रहा है तो टेंशन नहीं है, बस उसको मालूम है बस में जाना है, कैसे जाना है, क्या कैसे। तो एयरपोर्ट, माल्टा एयरपोर्ट पे वहाँ पे कुछ क्वेश्चन हुए इमिग्रेशन? क्वेश्चन कुछ नहीं हुआ। हम लोग को जो अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर है उसको दिया वहाँ पे इमिग्रेशन में। हम लोग को थोड़ा 5-10 मिनट उधर बैठाया। उसके बाद फिर हम लोग को पासपोर्ट और वो दोनों दिया। तो उसके बाद तो उसने चेक किया ना, ये सही है गलत है या ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। तो उस हिसाब से फिर हम लोग को एग्जिट मतलब अंदर घुसा, एंट्री हो गया। फिर आपका एंट्री हो गया माल्टा में, एंट्री हो गया, फिर आउट हो गया। ओके। तो फिर उसके बाद आप माल्टा आए, अंदर आए सिटी में। तो पहली बार कौन सी जगह गए? रूम वगैरह का अरेंज कैसे किया हुआ था? पहले कर लिया था। मेरा दोस्त था वही जहाँ पे मैं अभी हूँ, इस जगह इस घर में। पहले मेरे दोस्त को बोल के उसने 2 रूम को अरेंज कर लिया था पहले। ओके। तो गाइस, अगर आपका कोई जानकार है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका कोई जानकार नहीं है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। आपको पहले आकर के होटल में रहना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद आपको रूम ढूंढना पड़ेगा, फिर आप रूम में शिफ्ट होके तो आप जो आगे का स्टेप है वो कर सकोगे। बट इसका पहले से कोई था तो इसने अपना जो पेपर वगैरह होगा, हाउसिंग अथॉरिटी वगैरह, वो चीज़ें आपको कितने टाइम में मिल गई थी? पेपर चलो मैं थोड़ा नेपाली में भी बोलता हूँ तो ताकि अच्छा लगे, क्योंकि मैं नेपाल से हूँ। मैंने किया था पेपर कम से कम 2 महीना हाउसिंग अथॉरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एग्रीमेंट देना पड़ता है। एग्रीमेंट और हाउसिंग अथॉरिटी का इम्पोर्टेंट है। जब तक हाउसिंग अथॉरिटी ईमेल और एग्रीमेंट पेपर नहीं होगा तब तक आईडी आने में मुश्किल है। तो फर्स्ट में कराया ये काम, तो कम से कम मान लो 1.5 महीना करीब लग गया। तो पहले इंश्योरेंस है तो मैं पहले करा लिया। पहिले गरेको थिएँ। इङ्ग्लिस पनि यो नेपाली पनि हिन्दी पनि मिक्स छ है त। अनि त्यहाँ गरेपछि मैले इन्सुरेन्स गरेँ, अनि त्यसपछि मेडिकल गरेँ। अनि यति गरेपछि कम्पनीलाई मैले सबमिट गरिदिएँ। अनि त्यो गरेपछि अब बाँकी रह्यो हाउसिङ अथोरिटीको। उहाँको पेपर, त्यहाँको पेपर मैले सबै ल्याइसकेँ, इन्सुरेन्सका मेडिकलका सब पेपर। अब मेडिकल गरेपछि फेरि उसको जो हेल्थ स्कीम है अप्रूवल वो आने में टाइम लगता है। किसी को जल्दी आ जाता है, किसी को लेट आता है। तो उस हिसाब से मैंने किया। तो प्लस फिर बाँकी के रह्यो भनेपछि यहाँ हाउसिङ अथोरिटीको इमेल आउनु बाँकी रह्यो। अनि सबै गर्दा कमसेकम 1 महिना लाग्यो। 1 महिना लाग्यो। अनि त्यसपछि हामी अपोइन्टमेन्ट डेट लिनुपर्छ आइडेन्टिटी माल्टाको लागि। कितने दिन बाद का था वो अपॉइंटमेंट जो आपने लिया? कति दिनको थियो भनेपछि जो अपॉइन्टमेन्ट लिएको थिएँ जो करीब 1 वीक 2 वीक में था। ओके। तो अभी जो अपॉइंटमेंट मिल रहा है वही 2 महीने के बाद का मिल रहा है। उस टाइम भाई ने जब लिया था तो जल्दी मिल गया, बीच में जल्दी मिल जाता है और कभी कभी अभी 2 महीने का टाइम चल रहा है अपॉइंटमेंट का। ओके, कंटिन्यू। हाँ, तो त्यसपछि सबमिटको लागि अपॉइन्टमेन्ट डेट लिनुपर्छ। अनि सबै डकुमेन्ट रेडी, एग्रिमेन्ट, होम हाउसिङ अथोरिटीका इमेल, अनि सबै जो हेल्थ जो के भन्छ त्यसलाई के मेडिकलको हेल्थ स्किन पनि सबै आयो। त्यसपछि मैले पुरा सबै डकुमेन्ट लगेर आइडेन्टिटी माल्टामा अपॉइन्टमेन्ट डेटको टाइममा लगेर गएँ। अनि सबमिट गरेँ। ब्लू पेपर मिल्छ। त्यसपछि ब्लू पेपर मिलिसकेपछि हामीहरूले काम गर्न उचित हुन्छ, काम गर्न सक्छौँ। कहीँ पनि लीगली काम कर सकते हैं ब्लू पेपर मिलने के बाद। त्यसपछि 3-4 दिनको अन्दरमा चाहिँ यहाँको जो टिआर कार्ड हुन्छ त्यो कार्ड आएको।
त्यसपछिबाट मैले काम सुरु स्टार्ट गरेको। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपका यहाँ आने के बाद आपका खुद का खर्चा हुआ या फिर आपकी एजेंसी ने खर्चा किया? जैसे आपका मेडिकल हुआ, हेल्थ स्क्रीनिंग और जो खर्चे हुए, वैक्सीन लगाया, किसने पैसा दिया? पूरा मैले नै खर्च गरेको, आफ्नै खर्च, मेरा अपना खुद के खर्च, जितना भी खर्च है सब पूरा खुद के खर्च है। ओके, कितना तक खर्चा हो गया उसका मान लो करीबन मेडिकल और इन्सुरेन्स यिनी जति पनि यो सबै गर्दा लाग्यो, भ्याक्सिन त्यही सब पुरा मिलाएर 300 करीब 300 यूरो जति लाग्यो। आना जाना, टैक्सी वगैरह का भाड़ा, बस का? हाँ, एक ये बात भी, बस का जो कार्ड है पहले मैंने अप्लाई गरिसकेको थिएँ, यहाँ दोस्त लोग थे तो पहिले गरिसकेको थिएँ। अनि म यहाँ आउन बित्तिकै मैले यहाँ कार्ड, यहाँको जो बस कार्ड हुन्छ त्यो मैले पाइसकेको थिएँ। त्यही भएर पैसाको खर्च त्यति, मतलब ट्राभल जो खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ लागेन। ओके, कार्डबाट अभी जो है अभी बस बिल्कुल फ्री है। पहले क्या था, पहले 2 यूरो 1.5 यूरो समथिंग चार्ज पड़ता था, बट अभी बिल्कुल फ्री है ट्रांसपोर्टेशन, बस का ओनली। बाकी अगर कोई कैब में जाता है तो उसका आपको चार्ज पड़ता है ना? यस। ओके, तो भाई ने उसके बाद काम स्टार्ट कर दिया था। ये भाई की जो टोटल जर्नी है ये है। इसका जो सेकंड पार्ट बनाएंगे हम लोग, वो बनाएंगे इसके काम से रिलेटेड कि इन्होंने काम कितने दिन तक अपनी जो फर्स्ट कंपनी में वो किया, फिर उसके बाद इन्होंने काम चेंज किया क्योंकि इनका जो वीज़ा था वो क्लीनिंग का वीज़ा था। यस। ये जो दुबई से आए थे वीज़ा पे, वो क्लीनिंग का वीज़ा था, बट अभी ये बोल्ट ड्राइवर का काम करता है। वो कैसे इन्होंने अप्लाई किया, कैसे कितना पेमेंट मिल रहा है, पहले कितना मिलता था, जो भी मतलब पूरा डिटेल है सेकंड पार्ट में हम लोग जानेंगे, क्योंकि इसका जो पार्ट है वो बहुत लंबा हो गया है और भाई का जो टाइम है अभी ड्यूटी का, और मेरा भी जो ड्यूटी का टाइम है वो हो चुका है। किसी और दिन हम लोग सेकंड पार्ट बनाएंगे, क्या बोलते हो? यस, राइट, है ना, करेक्ट। नेक्स्ट टाइम में हम सेकंड पार्ट बनाएंगे। तो जितना भी जो जानकारी है मेरी से, जो भी भाई जानना चाहते हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कैसे क्लीनिंग वीज़ा में आया था, लेकिन मैं अब ये ओल्ड का राइडर फूड डिलीवरी मैं कैसे उसमें कैसे गया, मैं किस तरह से गया, क्या क्या करना पड़ता है, तो उसका जो जानकारी है डिटेल्स सेकंड पार्ट में हम लोग आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है गाइज, आज की वीडियो में इतना ही था। जो भी भाई चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, मिलते हैं एक दूसरे पार्ट में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। ल नेक्स्ट टाइम मिलाउँ है त, ल सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग।